अस्सलाम वालेकुम CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स। मेरा नाम सलमान आज़म जोया है। आज जो टॉपिक जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी जनरल टॉपिक इन नेचर। जब CSS एस्पायरेंट्स या PMS एस्पायरेंट्स न्यूज़पेपर को स्टडी करते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट स्टडी करते हैं जिसमें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें उस पर्पस के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट आर द की इकोनॉमिक टर्म्स फॉर CSS PMS व्हेन यू रीड एनी डॉक्यूमेंट, एनी राइट अप विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और उसमें कॉमनली यूज्ड टर्म्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। या जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अदर देन दैट आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर न्यूज सुन रहे होते हैं इवन, तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं, बहुत सारी टर्म्स इकोनॉमिक्स की ऐसी हैं जो पता नहीं चल रही होती वो क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम GDP एंड GNP। GDP ये इट इज अ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं कंट्री के अंदर, उनकी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है वो GDP हो गई। GNP ये इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, हाँ वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही हैं या अब्रॉड प्रोड्यूस की जा रही हैं। नेक्स्ट, ट्रेड डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड जो है वो दो चीजों पे बेस करती है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। डेफिसिट का मतलब है कि हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम है। दैट मींस इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन आर एक्सपोर्ट्स। लेट मी राइट हियर, फॉर एग्जांपल 15 मिलियन आर द इंपोर्ट्स एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 12 मिलियन। अगर ये केस हो जाए तो हम उसको बोलते हैं वो ट्रेड डेफिसिट है। मींस इंपोर्ट्स की वैल्यू, जो हम इंपोर्ट्स की पेमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स की जो पेमेंट हमें रिसीव हो रही है वो कम है। इसी तरह से ट्रेड सरप्लस इसके ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन आर इंपोर्ट्स आर लेस देन आर एक्सपोर्ट्स और द वैल्यू ऑफ आर इंपोर्ट्स आर लेस देन द वैल्यू ऑफ आर एक्सपोर्ट्स। इसके बाद बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। आप नॉर्मली आजकल बजट अनाउंस भी हुआ है कुछ टाइम पहले, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी बजट की बात आई है, बजट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन भी होती रही है। उसमें बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस के कॉन्सेप्ट्स हैं दो। बजट डेफिसिट क्या है, इसकी भी दो चीजों से इसको मैं रिलेट करके आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक होता है रेवेन्यूज, एक होते हैं एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यूज जो अर्निंग है स्टेट की, एक्सपेंडिचर्स जो अखराजात हैं, खर्चे हैं स्टेट के। अगर रेवेन्यूज की वैल्यू, रेवेन्यूज की अमाउंट ग्रेटर हो एक्सपेंडिचर से, दैट मींस इनकम ज्यादा है और अखराजात कम है, उस केस में हम उसको बोलते हैं वो बजट सरप्लस हो गया। दैट कंट्री इज अर्निंग मोर whereas country is spending less. Opposite case में if the revenues are less than the expenditures, तो उसको हम बोलते हैं वो बजट डेफिसिट हो गया, कि हम जो पैसे कमा रही है नेशन या कंट्री कमा रहा है वो कम है और जो अखराजात कर रहे हैं कंट्री वो ज्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, when we talk about the incoming payments and the outgoing payments, it is not only related to imports and exports, whereas there are certain other payments which are incoming and outgoing payments. जैसे कोई गिफ्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया तो वो इनकमिंग पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से कोई गिफ्ट या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान ने किसी और कंट्री को दे दी तो वो आउटगोइंग पेमेंट्स में रिकॉर्ड होगी। अगर इनकमिंग, टोटल इनकमिंग ऑफ द पेमेंट्स, ऑफ द टोटल पेमेंट्स विच आर कमिंग इन टू पाकिस्तान, वो अमाउंट और जितनी टोटल आउटगोइंग पेमेंट्स है उसको बैलेंस करें तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट।
अब करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है दैट मीन्स कि हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स ज्यादा हैं किसी भी फॉर्म में, वो इंपोर्ट की फॉर्म में भी पेमेंट जा सकती है, वो सपोर्ट की फॉर्म में भी जा सकती है, वो हम किसी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं उस फॉर्म में भी जा सकती है। और इसी तरह से अगर इनकमिंग पेमेंट्स कम है तो जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स, जो 100 पॉइंट इंडेक्स आप नॉर्मली कंसिडर करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस में यूज होता है। स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉइंट इंडेक्स मेजरमेंट है दैट इज बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी कितनी स्टेबल चल रही है, कितनी अनस्टेबल है, इकोनॉमी के जो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो किस किस वजह से, फॉर एग्जांपल टेररिज्म की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जैसे कोविड-19 आजकल चल रहा है उस वजह से भी डिस्टर्ब होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बैक एंड पे पीछे पुश कर रहे होते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथ होती जाए तो इंडेक्स पॉइंट्स जो हैं वो बेटर होते जाते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी स्मूथनेस कम हो जाए, इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स पॉइंट की वैल्यू है वो गिरती जाती है। ये इंडेक्स पॉइंट बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, विच इज रिलेटेड टू डेट, और टर्मिनोलॉजी का नाम है डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब यह है कि अगर टोटल जीडीपी हम कहें दैट इज 100 रुपीज इन बिलियन, और उस टोटल जीडीपी में से डेट, जिसको हम कर्जा बोल रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में या इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको डेट बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो 80 बिलियन रुपीज है तो डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब होगा कि 80 डिवाइडेड बाय 100 और जो वैल्यू हो जाएगी वो 80% हो जाएगी। सो दैट मीन्स जो टोटल जीडीपी में से, टोटल जीडीपी 100 है, उसमें से जो डेट है वो 80 है, टोटल डेट ऑफ पाकिस्तान वो 80 है, तो दैट मीन्स के जो डेट टू जीडीपी रेशो बनी वो 80% हो गई। देन अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी कॉमन टर्म। अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन टोटल लेबर फोर्स में से की जाती है, टोटल पॉपुलेशन में से नहीं की जाती, फर्स्ट डिफरेंस। और अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल जो विलिंग टू वर्क हैं और एबल टू वर्क हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयड काउंट होते हैं। और इसकी कैलकुलेशन टोटल लेबर फोर्स में से होती है, लेबर फोर्स में से होती है, पॉपुलेशन में से नहीं होती, ये याद रखिएगा। लेबर फोर्स क्या है? ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क हैं और एबल टू वर्क हैं, या तो उनकी एजेस इन बिटवीन 16 to 60 हैं, वो फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो रिटायर्ड नहीं है, पेंशन नहीं ले रहे, और वो स्पेशल पीपल नहीं है। इन चार कैटेगरीज के अलावा जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, जितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी के अंदर, वो सारी लेबर फोर्स का पार्ट बनती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर फोर्स से कैलकुलेट होती है। रेमिटेंसेस, टू वे प्रोसेस है रेमिटेंसेस का, आउटगोइंग रेमिटेंस है और इनकमिंग रेमिटेंस है। पीपल हु आर पाकिस्तानी नेशनल्स, दे आर वर्किंग अब्रॉड एंड सेंडिंग बैक सम मनी और अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू पाकिस्तान, वो रेमिटेंस काउंट होती है। जैसे अगर किसी का कोई भाई अमेरिका में काम कर रहा है, वहां से इनकम जो वो भेजेगा पाकिस्तान में अपनी फैमिली को, उस इनकम को हम कहेंगे दैट इज रेमिटेंस। तो जो पाकिस्तानी नेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं, वो इनकी जो इनकम्स वो वापस पाकिस्तान में भेजते हैं, वहां से अमेरिका में से कमा के, वो रेमिटेंस कहते हैं उसको। एक्सचेंज रेट, इस टर्म को भी नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप इसी तरह से डिफरेंट टीवी चैनल्स पे सुन रहे होते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी। के
पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हमने डिसाइड करनी हो कि क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मुझे $1 बाय करना है तो मैं कितने पाकिस्तानी रुपीस दे के $1 बाय कर सकता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि अगर इफ $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज, अगर ये एक्सचेंज रेट है और इसी तरह से $1 170 रुपीज पे चला जाए कि आप 170 रुपीज देंगे तो $1 आप बाय कर सकते हैं, दैट इज द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। करेंसी की वैल्यू कम होना शुरू होगी। कौन सी करेंसी की? रुपीज की, पाकिस्तानी रुपीज की। इवैल्यूएशन का मतलब होगा कि रिवर्स केस हो जाए, 170 से वैल्यू 160 पे आ जाए और सेम डॉलर आप पहले 170 का बाय करते थे, अब 160 का बाय करते हैं। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको अब जब भी आप कहीं पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं, किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हैं या न्यूज़ में सुन रहे हैं, नाउ यू वुड बी क्लियर कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, इन टर्मिनोलॉजीज की एक्सप्लेनेशन क्या है और इन टर्मिनोलॉजीज के बैक एंड पे डेफिनेशंस क्या है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम अदर टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स, you may post or you may post them in the comment of this video and I will be trying to answer your questions. Thank you very much.